Assalamu alaikum dear students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and we are going to continue with part 4 of our quantitative data analysis with SPSS. Previous 3 पार्ट्स में हमने ये डिस्कस किया था कि SPSS सॉफ्टवेयर में हमने डाटा एंटर कैसे करना है, डाटा की कोडिंग कैसे करनी है, अगर क्वेश्चनियर है तो उसकी कोडिंग कैसे करनी है, और अगर हमने इंपोर्ट करना है डाटा फ्रॉम गूगल फॉर्म तो वो जो हमें गूगल शीट में एक डाटा मिलता है उसको हम डाउनलोड करते हैं एज एक्सेल फाइल और फिर हम उसको इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने उस डाटा की स्क्रीनिंग करनी होती है, उसके रिस्पॉन्सेज कैसे एडिट कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज एनालिसिस, आउटलायर्स और अनएंगेज रिस्पॉन्सेज को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उस डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस हैं तो उनको हम किस तरीके से रिवर्स करके पॉजिटिव कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखना शुरू किया था कि हम अपने डाटा की जो डिस्क्रिप्टिव फील्ड है, जो उसके डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम जो फर्दर टॉपिक है जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग या रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड टी टेस्ट, हम मीन एनालिसिस जो होता है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जो प्रीवियसली एनालिसिस किया था, जो हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव आउटकम्स हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, परसेंटेजेस हैं, ये हमने फाइंड की थी यूजिंग एनालाइज डिस्क्रिप्टिव एंड फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अगर हमारे पास नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं जिनमें कैटेगरीज होती हैं तो फिर हम उसका फ्रीक्वेंसीज एनालिसिस करते हैं। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं या स्केल्स के वेरिएबल्स हैं तो उनका हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे जो 4 हमने वेरिएबल्स कंप्यूट किए हैं, जो हमारा फ्रेमवर्क था, दैट इज फियर ऑफ टेररिज्म, इमोशनल सपोर्ट, नेगेटिव इफेक्ट और डिस्ट्रेस, इनके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो यू गो टू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव्स। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हटा दें और यहाँ पे अपने ये 4 जो वेरिएबल्स हैं, स्टडी वेरिएबल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें आईवीज, जीवी, मीडिएटर, मॉडरेटर्स इंक्लूड हैं, उनको सेलेक्ट करें, ऑप्शंस में जाएं। अच्छा, अब आप कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव्स इनके देखना चाहते हैं, हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, रेंज एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस। कर्टोसिस और स्क्यूनेस का ताल्लुक होता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल से, क्या ये वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ये डाटा नॉर्मली यानी बेल शेप में डिस्ट्रीब्यूट है तो फिर आप कर्टोसिस और स्क्यूनेस की भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल का स्टाइल, बूटस्ट्रैपिंग, इसको आप यहाँ रहने दें एंड प्रेस ओके। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव्स का टेबल आ गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे कर्टोसिस और स्क्यूनेस की भी कोई बेंचमार्क वैल्यूज होती हैं, एक्चुअली लेस देन 1 हो ये दोनों वैल्यूज तो फिर कहा जाता है कि ये नॉर्मल डाटा है। लेकिन ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, यहाँ पे चूंकि हम अभी बिगनर्स लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एन टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट। अच्छा, अब ये N120 इसलिए आ रहा है कि हम ऑलरेडी मिसिंग वैल्यूज एनालिसिस कर चुके हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं फॉर ओवर 4 ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ आवर स्टडी। अगर हम चाहते हैं कि हम इनकी फ्रीक्वेंसीज देखें, इनका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं और स्टैटिस्टिक्स में जाके इनका मीन, मीडियन, मोड भी हम यहाँ से भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है कि हम नॉमिनल, ऑर्डिनल की फ्रीक्वेंसीज चेक करते हैं, इसलिए ये वाली ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते। तो हम कौन सी ऑप्शन यूज़ करते हैं, दैट इज एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड उसके बाद आप आगे सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इनके मीन्स को कंपेयर करें, यानी ये कि मेरे पास एक वेरिएबल है फियर ऑफ टेररिज्म, इमोशनल सपोर्ट, नेगेटिव इफेक्ट एंड डिस्ट्रेस, और मैं चाहता हूं कि मैं इनको जेंडर वाइज कंपेयर करूं,
तो आप प्रेस ओके करें। अब आप ये देखें कि हमारे पास मेल्स और फीमेल्स के लिए अलहदा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है वो आ गई है, यानी अलहदा मीन उनके आ गए हैं। सो वी हैव फियर ऑफ टेररिज्म का मीन जो है 2.88 है फॉर मेल और फीमेल के लिए 3.476 है। नंबर ऑफ मेल्स हैं 106, नंबर ऑफ फीमेल्स हैं 14। इमोशनल सपोर्ट जो है अवेलेबल टू मेल्स इज 3.19 ऑन एवरेज एंड अवेलेबल टू फीमेल इज 3.17 ऑन एवरेज। तो इस तरीके से हम मीन ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये एनालिसिस मैरिटल स्टेटस के हिसाब से किया जाए तो उसके लिए भी यू गो टू कंपेयर मीन्स, मीन, और यहां पे आप मैरिटल स्टेटस को रखते हैं, प्रेस ओके। और अब आप देख सकते हैं कि मैरिटल स्टेटस के हिसाब से जो शादीशुदा लोग हैं उनका फियर ऑफ टेररिज्म है 2.79 और जो अनमैरिड लोग हैं उनका फियर ऑफ टेररिज्म है 2.97। तो इस तरीके से हम मीन को कंपेयर भी कर सकते हैं। So we can get a feel of data by using a visual summary, bar chart, pie chart, histogram, etc. and central tendencies like mean, mode, median, and dispersion of variables like standard deviation, variance, kurtosis, skewness. तो इन तरीक़ेकार से हम अपने डाटा का एक फील लेते हैं और फिर हम उसको अपने रिसर्च रिपोर्ट में एंटर भी कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं डिस्क्रिप्टिव्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हमने बात की। ओके, हियर इज आल्सो अ टेबल फॉर योर रेफरेंस जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कौन सा टाइप ऑफ स्केल है और उसमें हम किस तरीके से विजुअल समरी जो है अपने वेरिएबल की वो सामने लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक नॉमिनल स्केल है लाइक जेंडर, जिसमें कोई कैटेगरीज होती हैं लेकिन उनको हम ऑर्डर नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हम मीन तो नहीं फाइंड कर सकते, उसके अंदर हम मोड जो है उसके थ्रू एक मतलब मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हम देखें हम किस तरीके से मोड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फॉर जेंडर, सो एनालाइज डिस्क्रिप्टिव्स फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये जेंडर का जो हमारा एक वेरिएबल है इसको सिलेक्ट करें, स्टैटिस्टिक्स में जाएं और मोड जो है उसको सेलेक्ट कर लें, प्रेस ओके। अब ये देखेंगे कि जेंडर की जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं उसके अंदर उसने जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू वो आपको प्रोवाइड की है यूजिंग दिस विजुअल समरी, और जो मोड है वो 1, यानी मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, यानी 1 को हमने डिनोट किया था विद मेल, तो ये देखें मेल इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी। तो विजुअल समरी हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, मेजर ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, कॉन्टिजेंसी टेबल्स। ये आप अगर इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहेंगे कॉन्टिजेंसी टेबल्स क्या होते हैं, आपस में रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन टू नॉमिनल वैल्यूज। तो कम यूज होता है इनका, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीकाकार होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल जेंडर और मैरिटल स्टेटस के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल्स जो है आप यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉन्टिजेंसी टेबल्स क्रॉस टैब्स को यूज कर सकते हैं, और ये नॉमिनल वेरिएबल्स की बात हो रही है, जैसे जेंडर और मैरिटल स्टेटस हमारे इसमें है, या जो भी कैटेगरीज बेस्ड वेरिएबल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी विजुअल समरी देखना चाहते हैं तो स्टैक बार्स या क्लस्टर बार्स आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से ये हो सकता है देखें, जैसे एनालाइज, और उसके बाद आप अगर डिस्क्रिप्टिव में जाएं तो क्रॉस टैब्स की ऑप्शन है। तो क्रॉस टैब्स की ऑप्शन में आप अगर दो आपके पास नॉमिनल वेरिएबल हैं जैसे मैरिटल स्टेटस और जेंडर है, तो डिस्प्ले क्लस्टर्ड बार चार्ट, प्रेस ओके। तो ये देखें कि ये एक कॉन्टिजेंसी टेबल है जिसमें एक तरफ जेंडर मेल फीमेल और एक तरफ मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, उसने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये देखें ये उसने उसका बार चार्ट भी दिखा दिया कि मैरिड में इतनी मेल फीमेल और अनमैरिड में इतने मेल्स और फीमेल, और ये कलर कोडिंग यहाँ पे आपको
नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप विजुअल समरी भी देख सकते हैं बिटवीन नॉमिनल वेरिएबल्स। अच्छा, ऑर्डिनल वेरिएबल्स की अगर बात करें जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू है, तो उसमें मीडियन, ठीक है, मीन मोड मीडियन हमें समझ आ गई है कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसमें सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, जो क्वार्टाइल्स आपने अपने स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किए होंगे वो यहाँ पे यूज होते हैं। अगर ऑर्डिनल वेरिएबल है जिसकी रैंकिंग हो सकती है, जिसको ऑर्डर में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। उसके बाद बार चार्ट, पाई चार्ट और कॉन्टीजेंसी टेबल और स्टैक बार, क्लस्टर बार ऑर्डिनल वेरिएबल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरवल वेरिएबल्स हैं जो स्केल बेस्ड वेरिएबल्स हैं जिस तरीके से, और जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन और मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमने अभी आपको मैंने करके भी दिखाया। जो हमारे पास जो वेरिएबल्स थे उनको हमने किस तरीके से अरिथमेटिक मीन भी उनका फाइंड किया। अच्छा, उनकी आपने विजुअल समरी देखनी है तो हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उनके आपस में रिलेशनशिप देखने के लिए कोरिलेशंस और स्कैटर प्लॉट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है हम कोरिलेशन एनालिसिस पे चलते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप बिटवीन टू स्केल वेरिएबल्स, यानी जो हमारे इसमें वेरिएबल्स हैं जिस तरह ये FOT, इमोशनल सपोर्ट और नेगेटिव इफेक्ट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इनका आपस में हम एक रिलेशनशिप देखते हैं। सो लेट्स मूव टू कोरिलेशन। बिफोर वी स्टार्ट विद कोरिलेशन एनालिसिस या टी टेस्ट या रिग्रेशन एनालिसिस, हम एक दफ़ा दोबारा देख लें कि हमने दो ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करनी है। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में अभी हमने सारी एक ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से आप एक अपने डाटा को डिस्क्राइब और समराइज कर सकते हैं और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप देख सकते हैं। वो सेंट्रल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं, उनकी डिस्पर्शन भी हो सकती है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हो सकती है। एक दूसरी ब्रांच जो है वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम कहते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये होता क्या है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट एनालाइज सैंपल डाटा टू रीच कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन, यानी आप जिस पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। When you use inferential statistics to start with a hypothesis, जिस तरह आप लोगों ने अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और आपका मकसद होता है कि हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें कि वेदर ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, तो उसके लिए हम ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। तो यू स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस एंड लुक टू सी वेदर द डाटा आर कंसिस्टेंट विद दैट हाइपोथेसिस। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्टैट होता है जिसको हमने देखना होता है और डिसीजन मेक करना होता है, जिसकी वैल्यू को देखे, दैट इज द पी वैल्यू। और ये पी वैल्यू इस तरह इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप तौर पे जब आप रिसर्च की फील्ड में और डीपली जाएंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज पी वैल्यू के हिसाब से जो है वो देखी जा रही है। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट लेवल at which H naught can be rejected for a given set of data. H naught means कि वो वाला hypothesis, null hypothesis, जिसको हमारा मकसद ही होता है कि हम उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सो फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है फॉर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर तो p वैल्यू इज लेस देन 0.01 और 0.05 तो हम कहते हैं our results are significant. It means कि अगर हमारे पास ये वाली p वैल्यू आ जाए तो फिर हम अपना हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी p वैल्यू ग्रेटर देन 0.01 एंड और 0.05 है दिस वैल्यू, सो आप लोग जहन में ये बिठा लें कि 0.01 या 0.05 इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर आपकी p वैल्यू, जिसे हम सिग्निफिकेंट वैल्यू भी कहते हैं, इससे लेस है तो आपकी वो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली इन कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड टी टेस्ट, ये वाली स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जब हमने ये समझ लिया तो अब हम देखते हैं कोरिलेशन एनालिसिस कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता यूजिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन एनालिसिस तब किया जाता है कि जब हम इंटरेस्टेड इस बात में हो कि क्या हमारे वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, और वहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। सिर्फ कोरिलेशन हमें यही बता सकता है कि देयर इज इंडीड अ रिलेशनशिप। अगर तो क्लोज टू +1 हो तो इट्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्लोज टू -1 हो तो इट इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, और इफ इट इज क्लोज टू 0 दैट मीन्स दैट यू हैव वेरी लो और नो
कोरिलेशन। हम अगर चाहें तो हम उसके कुछ बेंचमार्क्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो दैट इज ग्रेटर देन 0.7 और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन इज ग्रेटर देन -0.7। मॉडरेट कोरिलेशन हम कहते हैं इज बिटवीन 0.3 एंड 0.7 और मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन इज बिटवीन -0.3 एंड -0.7 and weak correlation is between 0 and 0.3 and if the correlation is 0 it means that there is no correlation और अगर अप्रोचिंग 0 है यानी करीब करीब भी है 0 को इवन देन भी हम कहते हैं कि there is no correlation और ये टेस्ट हमें बताता है p वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट टेस्ट। तो अगर हम चाहें तो हम अपने रिसर्च में सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस अगर करना है तो उससे पहले कोरिलेशन एनालिसिस के जरिए हम अपने वेरिएबल्स का एक रिलेशनशिप का एक आइडिया ले सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड कोरिलेशन इन SPSS, यू गो टू एनालाइज एंड देयर यू विल फाइंड दैट देयर इज अ कोरिलेशन कोरिलेट हियर, ठीक है, और बाईवेरिएट कोरिलेट में हम क्लिक करेंगे और उसमें जो कोफिशिएंट हमने है वो पियर्सन कोरिलेशन, क्योंकि हमारे ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं तो ये पियर्सन कोरिलेशन जो है हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब आपके जो 4 फ्रेमवर्क के वेरिएबल्स थे जिस फ्रेमवर्क को हम साथ लेके चल रहे थे इसको सिलेक्ट कर लें। ऑप्शंस में आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी क्लिक कर लें। टू टेल्ड कोरिलेशन पे क्लिक रहने दें एंड फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन को भी क्लिक रहने दें, सिलेक्ट रहने दें। प्रेस ओके एंड हियर यू विल फाइंड there is first of all a descriptive statistics table, वही descriptive statistics जो हमने अलग से भी पहले कैलकुलेट किए थे और उसमें मीन का टेबल आएगा एंड सेकंड इज योर कोरिलेशन टेबल। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस कोरिलेशन टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें एक एक्सिस पे आपके पास सारे वेरिएबल्स और दूसरे एक्सिस पे भी आपके पास सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। किसी भी वेरिएबल की अपने ही साथ जो कोरिलेशन है वो हमेशा 1 होगी। सो ये जो आपको डायगोनल में 1 की वैल्यूज नजर आ रही है इसका मतलब है कि वो सेम वेरिएबल की आपस में कोरिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट हुई हुई है। 1 के अप साइड और 1 के डाउन साइड पे इट्स द सेम टेबल, यानी ये टेबल रिपीट हो रहा है दोनों तरफ से, दोनों डायगोनल्स में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे है इमोशनल सपोर्ट, तो यहाँ पे है फियर ऑफ टेररिज्म, और उसी तरीके से यहाँ पे फियर ऑफ टेररिज्म है तो फिर से इमोशनल सपोर्ट है। तो आप इस टेबल को 1 वे ही पढ़ें। तरीका क्या होता है कि इस टेबल को कॉपी करें, इसको ले जाएं एक्सेल में और वहां पे इसको पेस्ट करें, ठीक है। अब बल्कि इसको पेस्ट एज टेक्स्ट करें, ठीक है। अब ये आपके पास एक टेबल आ गया कोरिलेशन का। अच्छा, अब इस कोरिलेशन की टेबल में आप ये देखें तो हम चाहें तो हम सबसे पहले जो इसकी डायगोनल की वैल्यूज हैं हम उसको डिलीट कर दें ताकि हमें इसको समझने में आसानी रहे। तो अब मैं इसके अपर डायगोनल की वैल्यूज हैं उनको डिलीट कर देता हूं। ये अपर डायगोनल की वैल्यू जो मैंने डिलीट कर दी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डायगोनल रह गया है और हमने सिर्फ उसी को देखना है इसमें। अच्छा जी, ये मैं इसको डिफरेंट कलर कोड दे देता हूं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले देखें फियर ऑफ टेररिज्म, उसका अपने साथ जो है कोरिलेशन वो तो 1 है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ टेररिज्म का कोरिलेशन इमोशनल सपोर्ट के साथ -0.039 है विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, विच मीन्स दैट इमोशनल सपोर्ट और फियर ऑफ टेररिज्म का आपस में जो कोरिलेशन है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे अपने रिजल्ट्स में कि द कोरिलेशन बिटवीन फियर ऑफ टेररिज्म एंड इमोशनल सपोर्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। फियर ऑफ टेररिज्म का नेगेटिव इफेक्ट के साथ कोरिलेशन इज 0.308 और यहाँ पे डबल स्टेरिक, देखें डबल स्टेरिक का इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है, दैट कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। रिमेंबर हमने 2 बेंचमार्क्स बताए थे सिग्निफिकेंट टेस्टिंग के,
एक था 0.01 और एक था 0.05। आप SPSS में ये देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू, कोई स्टैट्स जो कैलकुलेट होती है वो अगर सिग्निफिकेंट हो एट 0.01 तो वो डबल स्टेरिक कर देगा, और अगर वो सिग्निफिकेंट हो एट 0.05 तो उसको सिंगल स्टेरिक रहने देगा, और इससे भी ज्यादा अगर 0.001 लेवल पे सिग्निफिकेंट होगी तो उसको ट्रिपल स्टेरिक वो असाइन कर देगा। तो यहाँ पे फियर ऑफ टेररिज्म और नेगेटिव इफेक्ट के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.308 विच इज सिग्निफिकेंट। तो ये हम इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे, और 0.308 का मतलब है कि ये एक मॉडरेट लेवल की कोरिलेशन है। उसके बाद फियर ऑफ टेररिज्म एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के दरमियान भी जो कोरिलेशन है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब आगे देखें तो इमोशनल सपोर्ट और नेगेटिव इफेक्ट के दरमियान भी नॉट सिग्निफिकेंट है, और इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के दरमियान नेगेटिव, यानी दिस इज -0.318 नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है इमोशनल सपोर्ट ज्यादा होगा तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम होगा, विच इज हाईली सिग्निफिकेंट। जीरो का मतलब है सिग्निफिकेंट वैल्यू जीरो, विच मींस इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। इसी तरह नेगेटिव इफेक्ट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के दरमियान कोरिलेशन पॉजिटिव है, ठीक है, और विच इज आल्सो अगेन हाईली सिग्निफिकेंट। और ये इस तरीके से हमने सारा का सारा कोरिलेशन टेबल जो है वो उसको गो थ्रू कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इस कोरिलेशन टेबल को थोड़ा सा सेट करके इसकी फॉर्मेटिंग करके आप इसको अपनी रिसर्च में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप आमतौर पे हम यहाँ पे ये n जो है वैल्यू इसको हटा देते हैं, क्योंकि n बार बार रिपीट हो रहा है और हमने चूंकि ऑलरेडी मिसिंग वैल्यूज एनालिसिस कर लिया है तो हमें इस n की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये n को डिलीट कर दें, ये पर्टिकुलर कॉलम जो है इसको डिलीट कर दें, ठीक है, और उसके बाद ये आपका टेबल जो है वो ऑलमोस्ट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप बेशक इसको यहाँ से कॉपी करें और वर्ड में जब एक फाइल बना रहे हैं उसके अंदर उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये टेबल आप इसको एक पेज पे ले जाएं, इसको आप लेआउट में जाएं, ऑटो फिट टू विंडो कर दें, लेआउट में जाएं और इसको आप डिजाइन में जाएं, उसको कोई शेप असाइन कर दें। इस तरीके से भी आप अपना टेबल रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये भी तरीका होता है, एक उससे बेहतर तरीका जो होता है कि आप इसको बॉर्डर्स खत्म करके इस तरीके से भी बॉर्डर बना लें, विच इज अप एंड डाउन, और फिर एंड पे यहाँ पे ये टेबल थोड़ा सा ज्यादा इस तरह प्रोफेशनल लग रहा है, ये देखिए। फिर आप इसको इस तरह और फिर आप इसको अलाइन कर दें, लेआउट में, और इसको अलाइन इस तरह कर दें, या सेंटर लाइन जाते हैं तो सेंटर लाइन। तो ये देखिए ये आपका टेबल इस तरीके से कोरिलेशन टेबल यहाँ पे रिपोर्ट हो गया। और अगर इसको और बेहतर करना है तो आप बेशक ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं इनको भी ना रिपोर्ट करें, क्योंकि आपको सिर्फ इससे कंसर्न है कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए ये जो कि डबल स्टेरिक ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर दी है कि ये डबल स्टेरिक जो है सिग्निफिकेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये कोरिलेशन टेबल आप अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। सो वंस वी आर डन विद कोरिलेशन, अब हमें अंदाजा हो गया कि हम किस तरीके से SPSS में अपने वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वी कैन मूव टू रिग्रेशन एनालिसिस। आल्दो रिग्रेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन वेरी सिंपली अगर हम एक सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहते हैं जिसका फार्मूला हमारे पास है y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एरर टर्म, ठीक है। और इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज x,
दैट इज अफेक्टिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज y। और इस फार्मूले को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 2 x3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर बीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव एसोसिएशन, अगर अप्रोक्सीमेटली 0 या रीचिंग 0 है विद नो एसोसिएशन। और यहीं पे हम बीटा 1 को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यानी हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके लिए हम p वैल्यू को फिर से यूज करेंगे। तो ये देखें कि बीटा 1 का मतलब है स्लोप, जो आप y और x के दरमियान ग्राफ बनाएंगे उसका जो स्लोप है दैट इज योर बीटा कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के लिए देखें, ये जो हमारा फ्रेमवर्क था उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंडिपेंडेंट IV और DV का रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं। तो मेरे पास 3 IVs हैं, इमोशनल सपोर्ट, फियर ऑफ टेररिज्म एंड नेगेटिव इफेक्ट, और DV जो है दैट इज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अगर मैं चाहूँ इसका एक फार्मूला लिखना तो मैं इसका एक फार्मूला भी यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा के। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं एक फार्मूला राइट करता हूँ विच इज PD इज इक्वल टू, ये हमारा y बन जाएगा कांस्टेंट बीटा नॉट प्लस इमोशनल सपोर्ट बीटा 1 इमोशनल सपोर्ट प्लस बीटा 2 FOT प्लस बीटा 3 NA। ये एक फार्मूला मेरे पास सिंपल रिग्रेशन का बन जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से SPSS में हम ये रिग्रेशन इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू गो टू एनालाइज रिग्रेशन। अच्छा, इसमें आपने ऑप्शन नंबर 2 लीनियर रिग्रेशन जो है वो चूज करनी है। रिग्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम लीनियर रिग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा, दैट वाज बेसिकली मेरी इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वाज डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, फियर ऑफ टेररिज्म, इमोशनल सपोर्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। इनको सिलेक्ट करें, मेथड एंटर ही रहने दें एंड प्रेस ओके। अच्छा, अब जब रिग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये 3 टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले वेरिएबल मेथड हमने जो यूज किया दैट इज एंटर मेथड था, डिपेंडेंट वेरिएबल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नेगेटिव इफेक्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड फियर ऑफ टेररिज्म। सबसे पहले आ जाते हैं मॉडल समरी। मॉडल समरी में जो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है दैट इज योर R स्क्वायर एंड एडजस्टेड R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर का मतलब ये है कि आपका ये जो ओवरऑल 3 वेरिएबल्स हैं ये 39.2% वेरिएंस जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है दैट इज 39.2%। तो ये 39.2 जो है ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद जब अनोवा का टेबल आएगा तो उसके अंदर ये जो F की वैल्यू है अगर वो सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है आपका ओवरऑल मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर ये F की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस जो है वो डाउटफुल हो जाती है। उसके बाद हर इंडिविजुअल कोफिशिएंट पे हम आते हैं। तो आप ये देखें जो यहाँ पे ये बता रहा है कि फियर ऑफ टेररिज्म इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जो आपका हाइपोथेसिस था कि फियर ऑफ टेररिज्म इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इमोशनल सपोर्ट इज अ सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और नेगेटिवली रिलेटेड है, यानी इमोशनल सपोर्ट हाई होगी तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो लो होगा। और नेगेटिव इफेक्ट इज अ सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सच दैट कि अगर नेगेटिव इफेक्ट हाई होगा तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो लो होगा। तो ये आप इस तरीके से देखें कि आपका ये जो वैल्यू है, यानी अगर नेगेटिव इफेक्ट हाई होगी तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी हाई होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेडिक्टर है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि आपकी ये बीटा वैल्यूज जो है आपके हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने या रिजेक्ट होने में उनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको देखनी पड़ती है, और आप इस तरीके से अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस।
अब हम इसको अपने रिपोर्ट में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस था H1 फियर ऑफ टेररिज्म इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब आप यहाँ पे देखें, फियर ऑफ टेररिज्म इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.01। सो आप लिखेंगे P ग्रेटर देन P इज इक्वल टू, बल्कि लिख दें 0.886 विच इज greater than 0.05, hence not significant. So we reject H1 and accept H0. अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो P is equals to, अच्छा हमारा दूसरा है नेगेटिव इफेक्ट इज पॉजिटिव रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, हाइपोथेसिस 2 है, तो इसमें P इज इक्वल टू 0.003 which is less than 0.01, hence we accept H1। और इसका मतलब ये है कि if negative effect increase by 1 point, psychological distress increase by 0.425। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि अगर आपका नेगेटिव इफेक्ट 1 पॉइंट इंक्रीज होगा तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस 0.425 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट वाज इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट में भी सिग्निफिकेंट है, सो वी से दैट P इज इक्वल्स टू 0.003 which is less than 0.01। हमारा बेंचमार्क मीट हो रहा है, hence we accept H3। अच्छा, यहाँ पे H2 था, so आप इस तरह देखें कि if emotional support increase by 1 unit, psychological distress decrease by how much? 0.215। इस तरीके से हमने हाइपोथेसिस अपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने हैं यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिग्रेशन। तो मैंने स्लाइड्स में ये मॉडल फिटनेस को आपने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है यूजिंग F टेस्ट, R स्क्वायर को आपने किस तरह इंटरप्रेट करना है ये भी लिखती है इसमें, और आपने रिग्रेशन को कैसे परफॉर्म करना है। इट्स आल्सो बेटर कि अगर आप एक स्कैटर प्लॉट भी साथ देख लें ताकि आपको विजुअली भी पता चले कि आपके जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक लाइन की सूरत में उनका डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिग्रेशन, कोरिलेशन एनालिसिस एंड सम थिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ मीन्स को डिस्कस करेंगे यूजिंग टी टेस्ट एंड इनोवास, और फर्दर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टुडे। होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको और बेहतर तरीके से आप सीखेंगे विद योर ओन एक्सप्लोरेशन। थैंक यू।